बोल डीज ऑप्शन क्या होता है? हाँ, द प्रोसेस इन विच एड्सॉर्बेट इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेट। ठीक है बैठ, तू बता, आया था ना लास्ट सेक्शन में? क्यों नहीं आया था? तो नहीं आने का क्या प्रोसीजर है मालूम है? बुक कंप्लीट करके लेके आने का। कब मेरे को बुक कंप्लीट करके देगा? पूरा करके देगा। तू आया था लास्ट सेक्शन में। चल बता दोस्त। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में दो डिफरेंस बता मेरे को पहले। Absorbent are held by weak van der Waals force. Yes, fine. हाँ. They are held by strong force. हाँ. Physical absorption में there is only multiple weak layers and chemical absorption में single strong layer. Very nice. कौन बताएगा मेरे को फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का स्टेटमेंट? पीछे लास्ट बेंच। फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म स्टेटमेंट। एड्सॉर्बेंट amount of adsorbate adsorbed per unit mass of adsorbent is directly proportional to pressure or concentration at constant temperature। फुल टेम्परेचर इंक्रीज करेगी तो एड्सॉर्प्शन कम होएगा कि ज्यादा होएगा? हाँ, क्योंकि हीट क्या करेगा? बॉन्ड को ब्रेक कर देगा कि बॉन्ड फॉर्म कर देगा? अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड और टू फॉर्म द बॉन्ड। ब्रेक दी बॉन्ड। बैठ जाओ। आप आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। चल ठीक है, बताओ कौन से सरफेस पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है? स्मूथ सरफेस पे ज्यादा होता है कि रफ सरफेस पे ज्यादा होता है? तो एक बार रिवाइज कर ले सारे डेफिनेशन। हो जाएगा तो बोल, मैं देखो पूछूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। एड्सॉर्प्शन कौन से सरफेस पे फास्ट होएगा? हाँ, स्मूथ सरफेस पे फास्ट एड्सॉर्प्शन होएगा। क्या भी बोल रही है रे? बुक उसमें निकाल, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन में देख कौन से सरफेस पे एड्सॉर्प्शन फास्ट होता है? रफ सरफेस पे एड्सॉर्प्शन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में होल्स है। रफ मतलब क्या होता है? पोरस सरफेस एरिया। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन मैक्सिमम। अच्छा बता, प्रेशर का क्या इफेक्ट है? प्रेशर और एड्सॉर्प्शन का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? वो भी नहीं पता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तू भी ऐसे ही आगे, खाली मुंह उठा के इधर देख। ये बच्ची, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ऐसा प्रेशर इंक्रीज होएगा, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। बट एक जगह पे आके क्या होएगा? कितना भी प्रेशर इंक्रीज करो, रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट में? पूरा एरिया ऑक्यूपाइड हो जाता है। क्या होता है? पूरा एरिया क्या हो जाता है? मतलब और स्पेस बचा है कि नहीं बचा है? नहीं बचा है। कुछ स्पेस ही नहीं बचा है तो एड्सॉर्प्शन होएगा ही नहीं। क्यों पढ़ के नहीं आई? चैप्टर का नाम बता क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? पढ़ाई करके आइए थोड़ा बहुत। एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स। आ जाओ, बैठ जा तू, बोल। एक डेफिनेशन बताएगी, एड्सॉर्बेट बताओ। और अगले लेक्चर से प्लीज पढ़ाई करके। नहीं उधर मत बैठ। 5 क्यों बैठने का है? कौन सी गैस का एड्सॉर्प्शन ज्यादा होएगा? जो जल्दी कंप्रेस होएगी या जल्दी कंप्रेस नहीं होएगी? होगी। जल्दी कंप्रेस होने वाली गैस को क्या बोलते हैं? हाईली कंप्रेसिबल गैस की लो कंप्रेसिबल गैस? हाईली कंप्रेसिबल गैस। जल्दी कंप्रेस होए तो एड्सॉर्प्शन क्या होएगा? फास्ट होएगा। चल ठीक है, बैठ जाओ। तूने भी प्रॉमिस किया है एक, तू बुक कंप्लीट करेगा। उसने प्रॉमिस, कहाँ गए जल्दी आने वाली? कहाँ गए वो लड़की? किधर बैठी? तू जल्दी आएगी अगले लेक्चर में। देखा देख, लेट कितना चलता है मालूम है? 7:30 का लेक्चर तो 7:45 तक चलता है। वो अंडरस्टूड है। ट्रेन हो गया, इधर उधर रिक्शा विक्शा नहीं मिला, पर आधा घंटा लेट थोड़ी चलता है यार। तो एग्जाम में जाएगी, तेरे को लेंगे क्या? 7:45 तक आना। मैं किधर बोल रहा हूँ? मैं तब तक मैं रिविजन करूंगा, पूछूंगा। कुछ पढ़ के आइए। कुछ कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे दे। चैप्टर का नाम बता दे क्या है? एड्सॉर्प्शन सरफेस पे होता है कि बल्क में होता है?
सरफेस पे होता है। सॉप्शन क्या होता है? सॉप्शन बताओ इसको, सॉप्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। चलो स्टार्ट कर दे आज का लेक्चर। तू भी पढ़ के नहीं आई थी, हाँ? तेरा भी आंसर गलत था, तू सही आंसर दे दी। चलो स्टार्ट कर दे आज का अपना। एक फ्रेंडली एडसॉर्प्शन आइसोटोप हो गया था, एमसीक्यूज हो गए थे, और तुमको एक चीज और तुमने नहीं क्या रहेगा, बोला एमसीक्यूज का बुक लेके आना, वो भी लेके नहीं आए रहोगे, लाया ना? चलो हेडिंग लिखो। क्या लिखा है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो। आपको लग रहा है कि आपको कैटलिस्ट के बारे में मालूम है ना? नहीं, आपको लग रहा है कि आपको कैटलिस्ट के बारे में मालूम है। अगर मैं पूछ लूं ना तो एक सेंटेंस बता के सब लोग चुप हो जाएंगे। तुम्हारा सेंटेंस क्या रहेगा मैं बताता हूं। सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, है ना? यही बोलोगे ना कि किसी को और कुछ बोलने का है, कुछ और बोलने का है कैटलिस्ट के बारे में, आप यही बोलोगे ना, सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, ठीक है? हाँ देखिए कुछ अलग है, पटेली, इसको करना है, लेकिन सही है इसका आंसर। हम लोग कैटलिस्ट का डेफिनेशन ये वाला आपसे नहीं लिखेंगे, सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या लिखेंगे आज से कैटलिस्ट के बारे में? सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ लिखना नहीं है, खाली सुन लो। बहुत सारे पॉइंट, 8 से 10 पॉइंट तुमको बताऊंगा मैं, और 10 मिनट बाद आपको सब याद भी हो जाएंगे, तो कुछ लिखना नहीं है मेरे साथ। तो कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करता है? ऑल्टर करता है, चेंज करता है। बुलेट पॉइंट में लिख रहा हूं, आपको इसको क्या करने का है? अच्छे से फ्रेम करने का है। तो अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या करेगा? चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, इंक्रीज भी करेगा और डिक्रीज भी करेगा, ठीक है? मान लिया कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस में कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटालाइसिस। कोई पूछा कैटालाइसिस क्या होता है, तो बोलने का कैटालाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग कैटलिस्ट। डेफिनेशन बन जाएगा, व्हाट इज कैटालाइसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग कैटलिस्ट। जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं उसको? प्रमोटर। क्या बोलते हैं उसको? प्रमोटर। तो कोई पूछा प्रमोटर का स्पेलिंग देख लेना रे क्या है। तो प्रमोटर मतलब क्या होता है? सब्सटेंस विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैटालाइसिस। तो कभी कभी कैटलिस्ट ऐसा भी करता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, वो प्रोसेस, वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? और वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? किसी को पता है? पटेली मैडम पता है? जो प्रोसेस में कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? याद करो, आपको सर ने बताया रहेगा, ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी है। हाँ इक्विलिब्रियम चैप्टर में है। क्या बोलते हैं प्रोसेस को? कैटालिटिक पॉइजनिंग। सुना है कि पहली बार सुन रहे हो? कैटालिटिक पॉइजनिंग इज अ प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज बाय एडिंग कैटलिस्ट। और जो सब्सटेंस रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है, वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इनहिबिटर्स। तो कैटालिटिक पॉइजनिंग मतलब वो प्रोसेस जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 3 पॉइंट पता चल गया। व्हाट इज कैटलिस्ट? सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, द प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग कैटलिस्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? कैटालाइसिस। एंड दैट सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? प्रमोटर। कैटालिटिक पॉइजनिंग रेट ऑफ रिएक्शन का कम होना, जो सब्सटेंस करेगा उसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। आप लोग सोचते रहो सर हम लोग को हमेशा इंक्रीज करने वाला ही क्यों बताया, क्यों डिक्रीज करने वाला नहीं बताया? क्योंकि इनहिबिटर्स का यूज है ना बहुत रेयर है, बहुत कम जगह पे अपन इनहिबिटर्स यूज करते हैं। 99% हम लोग कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो इनहिबिटर्स बनाया क्यों, कहां पे यूज करते हैं? देखो आप याद करो कि आपको सर हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहे थे ना, तो अल्कीन के प्रोसेस में एक कैटलिस्ट सर ने यूज किया रहेगा, उसका नाम था लिंडलर कैटलिस्ट। क्या नाम था उसका? हाँ मैडम क्या है? आपके लेट आने का रीजन क्या है पहले बताओ? टिफिन बना रही थी और क्या हुआ? लेट हो गया। ला टिफिन ला। टिफिन बनाने में लेट हो गया यार। ठीक है आ जा।
क्या बनाया टिफिन में ऐसा कुछ? कॉलेज जाने का इधर से डायरेक्ट? ऐसा नहीं चलेगा। देख वो बच्ची भी लेट है, उसने प्रॉमिस किया कि अगले लेक्चर में जल्दी आएगी। तू क्या बोलती है अगर लेट हो गया तो? अगर अगले लेक्चर में भी लेट आई तो क्या करने का? बता, तू ही बता क्या करने का। उसने बताया कि सर मेरे को बाहर निकाल देना, चलेगा। तू क्या बताएगी? जल्दी बता, जल्दी। इतने सारे लोग वेट करे तेरे लिए यार। ऐसे थोड़ी तू हर लेक्चर में लेट आएगी आधा आधा घंटा तो थोड़ी चलेगा। क्या करेंगे अगर लेट आएगी तो? बिग बॉस भी देख रहे हैं। हाँ, बाहर निकल जाएगी अपने मन से। ये भी बोलिए, देख बाहर निकल जाएगी, तू भी बाहर निकल जाएगी। तुम लोग जो लेट आए तुम्हारे घर पे मैं कॉल करके बात करूंगा। तेरी मम्मी को बोलूंगा थोड़ा जल्दी टिफिन बना दिया करो उसको। सही बोल रही है ना? खिला के था टिफिन में। ऐसा क्या बनाई है यार जो लेट हो गया? इधर बैठ जाना आगे। 5 क्यों बैठना है? देखो जब अपने को नीलेश सर है ना अल्काइंस पढ़ा रहे थे ना बच्चे लोग, तो एक कैटलिस्ट यूज किया था सर ने। अगर आप यहाँ पे रेनेनिकल यूज करोगे ना तो रिएक्शन एक स्टेप पे रुकेगा नहीं। चलो यहाँ पे एक एस दो और एक इधर एस, तो क्या होएगा? ए रुकना कौन बात कर रहा है रे? CH2 और वापस रिडक्शन होगा। एक एक एच और दे दो, CH3 अल्केन बन जा रहा है। क्या बन रहा है? अल्कीन पे रिएक्शन रुक नहीं रहा है। तो रेनेनिकल इसके लिए सुटेबल कैटलिस्ट नहीं। मुझे अल्कीन बनाने का है तो मेरे को एक कैटलिस्ट सर ने बता रहेगा, लिंडलर कैटलिस्ट, PDCaCO3 इन लेड एसिटेट। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये यहाँ पे रिएक्शन एक स्टेप पे रुक गया। तो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? नेगेटिव कैटलिस्ट। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन साथ चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन कैसा होता है? जैसे कि किधर पे न्यूक्लियर बम फूट गया, फूटा था किधर तो भी ना, हिस्ट्री में पढ़ा था न्यूक्लियर। हाँ, किसने हिरोशिमा नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त को किसने अटैक किया था? यूएसए ने। किस पे किया था? जापान पे किया था। तुमको पता है वहां के बच्चे आज भी हैंडीकैप पैदा होते हैं। 50-60 साल हो गया, बच्चा आज तक उधर हैंडीकैप पैदा होता है। क्यों? रेडिएशन उधर के लोगों के जीन को अफेक्ट कर दिया, DNA RNA और म्यूटेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। वियतनाम में भी हुआ था। तो आज तक वहां पे वे लोग के हैंडीकैप पैदा होते, सोच। लेकिन आज जापान के पास में क्या है? नेगेटिव कैटलिस्ट है। अभी वो रेडी है, न्यूक्लियर बम डालेगा तो अपने पास नेगेटिव कैटलिस्ट है। मतलब जो इसका इफेक्ट होगा, मतलब वो आगे वाली जनरेशन तक उतना इफेक्ट नहीं करेगा। वो टाइम पे उसके पास क्या था? नहीं था। तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि किसी को कैंसर हो गया, कैंसर तो मालूम है ना, तो कैंसर में ना 2 दवा यूज करते हैं। उसका नाम, एक का नाम, हाँ, कीमोथेरेपी में यही 2 दवा देते हैं। एक का नाम क्या लिखा है मैंने, और दूसरे का नाम है सिस्प्लैटिन। ये ना, ये जो दवा है ना, सिस्प्लैटिन का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं। ये है सिस्प्लैटिन। ये दवा क्या करती है मालूम है? कैंसर का जो सेल है उसके ग्रोथ को क्या करती है? कम कर देती है। मतलब ये दवा से ऐसा नहीं है कि कैंसर ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सेल डिवीजन को क्या करेगी? वो रोक देगी, कम कर देगी। लाइफ को क्या करेगी? प्रोलॉन्ग करेगी। जैसे किसी को कैंसर हो गया, 3rd स्टेज 4 स्टेज में है, वो 2 महीने में मरने वाला रहेगा, तो खींच खींच के साल 2 साल 3 साल तक ऐसे क्या करेगी? लेके जाएगी। तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी हमारे लाइफ में बहुत यूज है, लेकिन मतलब बहुत इफेक्टिव है, लेकिन उसका ज्यादा यूज होता नहीं है। इसके लिए अपने को स्कूल सेक्शन में कभी भी नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बताया ही नहीं। ऐसे तुमको कैटलिस्ट क्लासिफाई नहीं किया कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। तो अभी समझ गया, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करता है और ज्यादा भी करता है। ज्यादा वाले को कैटालाइसिस बोलते हैं, कम वाले को क्या बोलते हैं? कैटालिटिक पॉइजन। इसको प्रमोटर बोलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनहिबिटर्स। यहां तक समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। कैटलिस्ट इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा। चलो अब हम लोग कोई भी अब नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिव कैटलिस्ट का ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब जो भी बात करेंगे हम लोग वो पॉजिटिव कैटलिस्ट से रिलेटेड करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाता है, क्यों बढ़ाता है। जैसे कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट है। कितना हो गया मेरा पॉइंट? आप पे गिन लेता हूं मैं, 1 2 3। ठीक है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट का एक एग्जांपल हो गया, कोई पॉइंट नहीं है वो। जैसे कि मेरे पास 2 रिएक्टेंट है, A एंड B, बरोबर है। दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे। B को A से रिएक्ट होना है, बट A बोल रहा है मैं नहीं रिएक्ट होऊंगा। तो हम लोग क्या डालेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या डाला है अपन ने? कैटलिस्ट डाला है। क्या डाला है? कैटलिस्ट। ठीक है, इसको C स्टार कर देता हूं। B को A से रिएक्ट करना है, लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो B ना C के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? उसको बोलेगा देख ये तेरा दोस्त है, मेरी सेटिंग लगा के दे इसके साथ में।
मतलब सी बी को भी जानता है, ए को भी जानता है, तो क्या करेगा सी? जैसे कि तेरे को कोई लड़की पसंद है पर वो तेरे को भाव नहीं दे रही है, इसको जानते है, इसकी दोस्त है, तो तू इसको बोलेगा ना तेरी दोस्त के हाथ में मेरा सेटिंग लगा के दे। ऐसा तो है नहीं कि उसको खुद अपनी सेटिंग लगा के लेके भाग जाएगा, तेरी सेटिंग लगाएगा वो। तो सी क्या करेगा? देख दोस्त, सी क्या करेगा? वो तुम्हारा मीटिंग अरेंज करेगा, ये तेरा मीटिंग अरेंज करेगा वो लड़की के साथ में। बोलेगा ठीक है, एक काम करो, एक जगह पे आओ और मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो तू आया, ये आया तेरी बंदी को लेके कि चल तेरे को एक अच्छे इंसान से मिलाता हूँ मैं, बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम दिखता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, प्रॉपर्टी भी बहुत है, इसके पास बहुत पैसा है, तेरा वाला तो नल्ला है, इससे सेटिंग कर, इसके पास बहुत पैसा है। तो बोले ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, पैसा ही चाहिए ना आजकल तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है? आपका इंटरमीडिएट क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? किसके बीच में इंटरमीडिएट बना रहा है? इंटरमीडिएट, बरोबर ना निधि? कैटलिस्ट क्या क्रिएट करता है? इंटरमीडिएट क्रिएट कर रहा है। किसके बीच में इंटरमीडिएट क्रिएट कर रहा है? रिएक्टेंट के। फिर तुम लोग का अच्छा हो गया, सब कुछ, सब सेटिंग हो, तो इसको क्या बोले दोस्त, अभी तेरा काम हो गया, अभी निकल, ठीक है, बरोबर है। फिर तुम दोनों का क्या हो गया? तुम लोग का क्या हो गया? सेटिंग हो गया। अब ये कैटलिस्ट को तू बोलेगा चल निकल, बरोबर है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है? सेम यही काम कौन करता है? कैटलिस्ट करता है। कौन करता है? सेम कर। तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट के बीच में क्या क्रिएट करता है? इंटरमीडिएट। क्या बनाता है? अच्छा, कैटलिस्ट है ना, रिएक्टेंट को रिएक्ट होने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, तो वैसे ही फालतू एग्जांपल लिया था, असली वाला एग्जांपल, वो बोतल दे दे मेरे को, असली वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट में मुझे क्या लिखना है? कैटलिस्ट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट। पांचवें पॉइंट में मेरे को लिखने का है इट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट। क्या प्रोवाइड करता है? कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। किसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है? रिएक्टेंट को, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट। और सारे के सारे कैटलिस्ट किसका काम करते हैं मालूम? ऑल कैटलिस्ट आर एक्ट एज अ वेरी गुड एडसॉर्बेंट। सारे कैटलिस्ट किसका काम करते हैं? एडसॉर्बेंट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कंटेनर है, बरोबर है, मैंने इसमें डाला हाइड्रोजन गैस। क्या डाला? हाइड्रोजन गैस डाला। और मैंने डाला इसमें नाइट्रोजन गैस। क्या डाला? तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिक्स करके इसको मिला के अमोनिया बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। कितना घंटे लग जाते हैं? 3 से 4 घंटे बिना कैटलिस्ट के। इतना टाइम अपने पास है क्या कि 3-4 घंटे बैठ के हम लोग रिएक्शन मिलाएंगे? नहीं। तो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट नहीं था, एक लैब का वर्कर था, उसका नाम था हेबर। क्या नाम था उसका? हाँ, ठीक है, हेबर नाम का एक इंसान था। क्या किया उसने पता है? उसका लैब में क्या काम था पता है? रोज उसका काम था अमोनिया बनाने का। तो वो आता था लैब में, पहले N2 गैस का नॉब ओपन करता था, H2 गैस का नॉब ओपन करता था। एक सिलेंडर से N2 गैस जा रहा है, एक में से क्या H2 गैस जा रहा है, दोनों एक जगह पे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। 3-4 घंटा लगता था। तो वो रोज ऐसे आता था, नॉब ओपन करता था, अपना काम करता था, लंच पे जाता था, तो 4-5 घंटे में उसके हाफ टाइम तक अमोनिया गैस क्या हो जाती थी? बन जाती थी। एक दिन वो लंच पे गया और देखा, अरे अमोनिया गैस तो पहले ही बन गई है। मतलब जो काम 3-4 घंटे में हो रहा था वो काम हार्डली 1 घंटे में हो गया था। तो शॉक हो गया ना, रोज जो तुम्हारा काम इतने टाइम में हो रहा है, आज आधे घंटे में हो गया जो काम 4 घंटे में हो रहा है। तो उसने चेक किया कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़। तो जब जो जार में N2 गैस और H2 गैस मिक्स हो रहा था ना, वो जार को चेक किया, वो जार को चेक किया और उसको क्या मिला पता है? यस, ही फाउंड फ्यू पीसेस ऑफ व्हाट? आयरन। वो आयरन कहाँ से आया वो जार में पता है? वो जो कंटेनर था ना बहुत पुराना हो गया था, रस्टिंग हो गई थी उसके ऊपर। क्या हो गई थी? जब बहुत ज्यादा रस्टिंग होती है तो हल्की हल्की लेयर आती है, गिर जाती है उसमें। तो रस्टिंग हुआ और वो रस्ट आके क्या हो गया? कंटेनर में क्या हो गया? गिर गया। कंटेनर का ही रस्ट उसी में क्या हो गया? गिर गया। जब वो कंटेनर का रस्ट उसमें आके गिर गया तो ये किसका काम कर दिया? ये कैटलिस्ट का। और ये कैटलिस्ट किसका काम कर रहा है? वेरी गुड एडसॉर्बेंट। ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं हो रहे, ये दोनों को खींच के लेके आ रहे हैं। चल तू मेरे सरफेस पे आ, चल तू भी मेरे सरफेस पे आ। और दोनों सरफेस पे आ गए तो उसको मिला के क्या कर दिया?
ठीक है, इसको बोलते हैं हैबर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अमोनिया। समझ में आया? ये तुमको सर ने बताया रहेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताया रहेगा, हैबर्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ अमोनिया ली चैटलियर प्रिंसिपल में है। समझा? तो इट वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, नॉट इंटेंशनली, इंटेंशनली डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, बाय मिस्टेक ये प्रोसेस में ये कैटलिस्ट अपने को क्या हो गया, डिस्कवर्ड हो गए। तो कैटलिस्ट किसका काम करता है? ऑल कैटलिस्ट आर एक्ट एज अ वेरी गुड एडसॉर्बेंट, दे प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट। तो यहां तक सब चीज क्लियर है? अच्छा, कैटलिस्ट यूज करो या मत करो, ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट यूज कर लिया तो प्रोडक्ट ज्यादा बन जाएगा, ज्यादा नहीं बनेगा, जितना बनना है उतना ही बनेगा, जितना बनना है। मतलब कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? नहीं, इट डजंट अफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहां तक पॉइंट समझाओ? अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैटलिस्ट गेट्स कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? वो कंज्यूम्ड हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में तो कंज्यूम्ड होना पड़ेगा ना दोनों को बुलाने के लिए, और बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? रीजनरेट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? कैटलिस्ट गेट्स कंज्यूम्ड इन व्हाट, विच स्टेप? गेट्स कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, एंड रीजनरेटेड इन अदर स्टेप। ये पॉइंट समझ में आया? रीजनरेटेड इन अदर स्टेप, फर्स्ट स्टेप में कंज्यूम्ड होता है, बाकी अगले स्टेप में क्या होता है? वो रीजनरेट होता है। समझा? ये बात समझ में आ गई? अच्छा, चल अभी एक बात बताओ, जैसे कि तेरे घर से क्लास का डिस्टेंस कितना है, ऐसे एक आइडिया से बताओ। 2 से 3 किलोमीटर। 2 से 3 किलोमीटर, चलो एग्जैक्ट पता चल गया 2.5 है ना। तो 2.5 किलो, अगर तू 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे तो 30 मिनट पकड़ लेते, 30 मिनट लगेगा। रिक्शा पकड़ के आया तो 10 मिनट में आ गया। चल मान लिया कि तेरे घर से यहाँ का डिस्टेंस है 2.8 किलोमीटर, 50% डिस्टेंस कितने किलोमीटर पे बनेगा? 1.4। उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? पैदल आ रहा है तब भी इक्विलिब्रियम कितने पे बनेगा? 1.4। रिक्शा पकड़ के आया तब भी कितने में बनेगा? क्या डिस्टेंस चेंज हुआ क्या तेरे घर से और क्लास का? क्या कम हुआ? टाइम। तो क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करता है? नहीं, बट इक्विलिब्रियम स्टेट तक के पहुंचने को टाइम को क्या करता है? कम। सो इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट बट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड द इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट, हाँ, इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट, इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट बट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू अटेंड द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट तक के पहुंचने के टाइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। बराबर कि नहीं बराबर? चलो अभी कौन बताएगा? तूने तो सही से बता दिया, इसको पूछते, तू बता। अगर तू पैदल चल के आ रही है 2.8 किलोमीटर और तू रिक्शे में आ रही है, कौन से केस में तेरे को ज्यादा एनर्जी तेरी लग रही है? हाँ, चल के आने में। अगर तूने कैटलिस्ट यूज किया तो एनर्जी बच गई कि खत्म हो गई? एनर्जी बचा लेता है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन को चालू करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लग रहा है ना। और कैटलिस्ट अगर है तो रिएक्शन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, मेरा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा? बच जाएगा। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिखता हूं, इट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्चुअली ये डिक्रीज का मतलब है कि मेरा बच रहा है एनर्जी। डिक्रीज का मतलब क्या है? बच रहा है। तो कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझा? तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। कोई मेरे को पूछा व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो मैं डेफिनेशन मुझे आना चाहिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, और अगर मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? बच जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक बार मेरे को सारे मतलब ये बुलेट पॉइंट को एक बार कैसे इलेबोरेट करेंगे बताओ। पहले पहला पॉइंट का डेफिनेशन क्या लिखोगे पूरा प्रॉपर वे में? हाँ, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। बुलेट पॉइंट को इलेबोरेट करना है, ऐसा खाली बुलेट पॉइंट नहीं लिखने का। चलो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? कैटालाइसिस इज द प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय एडिंग कैटलिस्ट। बरोबर ना?
एंड द सब्सटेंस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? प्रमोटर। अच्छा, प्रमोटर क्या होता है मालूम है? कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट को भी मदद करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे सर ने आपको बताया था, ये यहाँ पे मॉलिब्डेनम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मॉलिब्डेनम। ठीक है, वो प्रमोटर का काम, मतलब कैटलिस्ट की भी मदद करता है। तो कोई अगर प्रमोटर बोला तो आपको एक वर्ड याद होना चाहिए, कैटलिस्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, उसको भी मदद करेगा। हाँ, इनहिबिटर्स, ये कैटालिटिक पॉइजनिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय एडिंग कैटलिस्ट। और वो सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स नेगेटिव कैटलिस्ट हुआ कि पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ? चलो, उसके बाद में एक एग्जांपल दे PdCaCO3 इन लेड एसीटेट। CaCO3 इन लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOPb। ये नेगेटिव कैटलिस्ट है क्योंकि रिएक्शन को अल्कीन पे क्या करता है? स्टॉप करता है। अगर आपने रहने निकल किया तो अल्कीन, और फिर बाद में क्या आएगा? अल्केन। प्रोडक्ट आके चला जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। चलो, फिर ये पॉइंट में मैंने क्या बोला था? फोर्थ पॉइंट में दोस्त तुम्हारा वाला ये फोर्थ पॉइंट क्या होता है? फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है? वो फोर्थ पॉइंट क्या बोला था? कैटलिस्ट इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट। किसके बीच में इंटरमीडिएट बना रहा है कैटलिस्ट? इट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट बिटवीन द रिएक्टेंट। फिर अगला पॉइंट क्या है? कैटलिस्ट क्या प्रोवाइड्स करता है? किसको प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड कर रहा है? किसको प्रोवाइड कर रहा है? हाँ, इट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट टू रिएक्ट। ऑल कैटलिस्ट एक्ट एज अ वेरी गुड एडसॉर्बेंट। फिर ये पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट क्या है? इट डजंट अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। फिर क्या मैंने बोला? इट गेट्स कंज्यूम्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड इट इज रीजनरेटेड इन। फिर अगला पॉइंट क्या है? हाँ, इट डजंट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट बट रिड्यूसेस द टाइम रिक्वायर्ड टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, और क्या करता है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है? हाँ, डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, डिक्रीज करना मतलब यहाँ पे क्या है? वो बचा रहे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं। समझ में आया? ये इतने पॉइंट्स आपको खुद से लिखने का है फटाफट। चलो फटाफट लिख दो। चलो, हाँ, इट डिक्रीजेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, आर्या वाजपेयी हो गया। चलो, हो गया। कपिल भाई मजा किया पिकनिक में, पूरा फुल वसूल किया, पूरा खा पी के। खाया नहीं लेकिन तो यार, खाया पूरा दबा के खाया। आइसक्रीम 10 बार लिया, 4-5 बार लिया कि नहीं लिया आइसक्रीम? में अरे क्या बोल रहे हैं? अरे टॉपिक पे आते चलो, ए बच्चों लोग हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस। बस अभी 10 मिनट कुछ नहीं लिखने का, जो मैं पूछूं आंसर देने का। टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2। एक अगर मैंने लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? होमोजीनियस कैटालाइसिस। तो दूसरा क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों दूसरा? हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। चलो बस, सब कोई बात नहीं करेगा। एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और दूसरा हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस। आओ चलो डिस्कस करते हैं, क्या दोनों में क्या डिफरेंस है। एक काम करता हूं, मैं आपको ना कुछ डिफरेंस बताता नहीं हूं, मैं खाली एग्जांपल लिखता हूं। हो सकता है कि आप एग्जांपल से समझ जाओ, है ना? बात मत करना दोस्त है भाई, चुप बैठना जरा, दुकान बंद करना। देख, होमोजेनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस में एक काम करता हूं, मैं खाली एग्जांपल लिखता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि आप एग्जांपल से समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। देख के समझने की क्षमता तुम्हारी कितनी है, चलो देखते हैं। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? SO2 का फिजिकल स्टेट क्या है? O2 का क्या है? ये दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? अब आप इसको नोटिस कर लो जरा, ये एक रिएक्शन को नोटिस कर लो।
और ये दूसरे रिएक्शन को भी नोटिस कर लेने का। चलो अब बताइए मुझे इसमें क्या आपने क्या नोटिस किया, क्यों मैंने इसको होमोजेनस में लिखा और क्यों इसको हेटेरोजेनस में लिखा है? हेटेरोजेनस का कैटलिस्ट सॉलिड में सबका सेम, ऐसा बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड, तो कैटलिस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका फिजिकल स्टेट सेम, और किसी एक का भी फिजिकल स्टेट अलग होगा तो उसको किस में डाल देंगे? हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। तो डेफिनेशन तो क्लियर है कि कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वहां पे लिखोगे कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब मुझे चलो एक बात बताओ, पहला पॉइंट तो मेरा डेफिनेशन हो गया, ठीक है। कौन से कैटलिस्ट को मैं आसानी से निकाल सकता हूं? मैं रिएक्शन मिक्सचर में से कौन से कैटलिस्ट को इजीली मैं निकाल सकता हूं? हेटेरोजेनस। तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट का जो सेपरेशन होएगा वो क्या है, इजी है कि डिफिकल्ट है? हाँ, सेपरेशन इज इजी, इट इज इजी टू सेपरेट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, और यहाँ पे इसका सेपरेशन क्या आएगा? डिफिकल्ट होगा। अच्छा, इसका जो सेपरेशन डिफिकल्ट होगा वो क्यों होगा? ये डिफिकल्ट टू सेपरेट है, हाँ क्यों होएगा? क्यों होएगा, इसका रीजन क्या है? क्यों होएगा बताओ जरा। घुल जाता है, यस एग्जैक्टली यही चाहिए। तो कैटलिस्ट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू रिएक्शन मिक्सचर। क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व, यही तो चाहिए था, कैटलिस्ट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। किस में डिसॉल्व हो जाएगा? कैटलिस्ट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू रिएक्शन मिक्सचर। वहां पे क्या लिखोगे? डजंट गेट कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन से केस में एड्सॉर्प्शन हो रहा है और कौन से केस में एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है? लास्ट लेक्चर में अपन ने पहला एमसीक्यूज किया था, कौन कौन सा इंटरफेस एग्जिस्ट नहीं करता है। सेम फेज में रहेगा तो एड्सॉर्प्शन होगा? गैस गैस के ऊपर एक्यूमुलेट होगी क्या? नहीं। तो इस केस में ना रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो मैं ये पॉइंट क्या लिखूंगा पता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं करती है? नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और उस केस में क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट के सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। चलो उसके बाद चलो और पॉइंट मेरे को बताओ जरा, कौन से केस में रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगा, जिसमें कैटलिस्ट पूरी की पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है कि डिसॉल्व नहीं हुआ है? आपको क्या लग रहा है कौन से केस में रिएक्शन कंपैरेटिवली फास्ट होगा? हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या होगा? कंपैरेटिवली फास्टर। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरेटिवली क्या होगा? स्लो। कंपैरेटिवली क्या होगा? इतना पॉइंट समझा? क्या क्या पॉइंट? पहले मेरे को फर्स्ट पॉइंट का डेफिनेशन बताओ, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। थर्ड पॉइंट, इट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व इनटू रिएक्शन मिक्सचर। अगला पॉइंट क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज कंपैरेटिवली फास्टर। वहां पे कंपैरेटिवली क्या आएगा? समझ में आ गया? चलो एक साइड का मैं लिखा दूंगा, तो पहले एक साइड का लिख के लो। चलो क्या आप अपने हिसाब से बना लोगे पॉइंट? बना लोगे पॉइंट की लिखा दो। चलो एक साइड का लिखा देता हूं। बना तो तुम लोग कुछ भी लोगे यार, सबको बना ही लोगे तुम लोग, बनाने में तो एक नंबर हो। लिखो लिखो फर्स्ट पॉइंट होमोजेनियस कैटालाइसिस में लिखो। होमोजेनियस कैटालाइसिस में लिखो, कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज एज दैट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Catalyst exist in same phase as that of reactant and product. चलो आप खुद से लिख लो, चलो मैं नहीं बताता हूं।
हाँ बोलो। Heterogeneous side, fourth point, rate of reaction depends upon the surface area of catalyst. Fifth point, rate of reaction comparatively faster, rate of reaction comparatively slower. एक ये हो गया। अभी एग्जाम्पल कैटलिस्ट के कुछ एग्जाम्पल जो अपने को याद रखने का है, एमसीक्यू उसमें पूछेगा। अच्छा एमसीक्यू तो अपन आज ही करेंगे, हर लेक्चर में अपन सेकंड हाफ अपना एमसीक्यूज ही रहेगा। चलो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, लिखो जरा फटाफट। लास्ट का अपन हाफ एन आवर एमसीक्यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल में फर्स्ट पढ़ो जरा, क्या लिखा है, कोबाल्ट एंड थोरियम सिंथेसिस ऑफ, क्या लिखा है, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, क्या होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल। अरे कितना टाइम चाहिए तुम लोग को ये कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, निकल कैटलिस्ट रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनाने के लिए, सैचुरेटेड। वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी, वनस्पति घी मालूम है ना, हाँ। अच्छा उसके बाद में एफई हैवर्स प्रोसेस अमोनिया वाला, MnO2 डीकम्पोजिशन। चलो भाई लिख लो फटाफट। ए राडोन ये एग्जांपल्स लिख के ले लो। MnO2 किधर यूज किया, डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, कॉपर एंड जिंक ऑक्साइड, मिथेनॉल फॉर्मेशन। अच्छा ये एक मिनट रुको जरा, ये वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। सिक्स्थ एग्जांपल क्या लिखा है, TiCl4 और ये ट्राइथाइल एल्यूमिनेट। सुन रहे जरा, ये एमसीक्यूज में पूछेगा, सुन पहले ही देखो बता रहा हूं। फिर ये TiCl4 और एल्यूमिनियम ट्राइथाइल एल्यूमिनेट का नाम क्या है, पढ़ो जरा, जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। टपरवेयर वाला जो बॉटल होता है ना, हार्ड प्लास्टिक, एक होता है सॉफ्ट प्लास्टिक पॉलीथीन वाला और एक होता है हार्ड प्लास्टिक। तो हार्ड प्लास्टिक में ये वाला पॉलीमराइजेशन करने के लिए ये कैटलिस्ट यूज करते हैं हम। जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना वो एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग। कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो मोस्ट ऑफ द कैटलिस्ट आर टेकन फ्रॉम द डी ब्लॉक। निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है, वेनेडियम हो गया, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स हम लोग ऐसे कैटलिस्ट में यूज करते हैं। क्यों ऐसा, क्यों, वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो बहुत सारे बॉन्ड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, बहुत सारे बॉन्ड, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ज्यादा करके ऐसा कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो किधर साइड में नोट में लिखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोस्टली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट।
चलो एग्जांपल्स लिख लो, होते बट कम होते, बट ज्यादा करके डी ब्लॉक का ही आपको मिलेगा। अगर आपको कोई पूछे एंजाइम्स क्या होता है तो क्या बोलोगे? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स भी एक टाइप का क्या है? कैटलिस्ट। अच्छा, कुछ एंजाइम्स के नाम बताओ। चलो, दूध से दही बनाने में एक एंजाइम होता है, हाँ, लैक्टोबैसिल्स। और आपके ह्यूमन सलाइवा में एक एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, जो हाँ, फोटोसिंथेसिस में एक एंजाइम यूज होता है, जाइमेस। फर्मेंटेशन होता है ना, आपकी मम्मी रात को इडली का आटा रखती रहेगी और सुबह तक वो फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट फॉर्मेशन, उसमें कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेस। पढ़ा रहेगा ना थोड़ा बहुत तो, हाँ। लाइपेज मतलब जो लिपिड्स को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, माल्टेज मतलब माल्टोस को डाइजेस्ट कर देगा। तो एज वाले एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ह्यूमन बॉडी में 300 से ज्यादा एंजाइम है। कितने ज्यादा एंजाइम है? आप एक्सपायर हो जाओगे लेकिन आपका एंजाइम्स काम करता रहेगा, आपको खुद डिकम्पोज कर देगा। तो बॉडी को डिकम्पोज कर देता है अपने बॉडी को। सोच, अपना ही एंजाइम अपनी बॉडी को डिकम्पोज कर रहा है, तेरा खुद का एंजाइम तेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ह्यूमन बॉडी में 300 से ज्यादा क्या है? एंजाइम्स, लाइपेज, माल्टेज, प्रोटीएज। अच्छा नीलेश सर, अभी तुमको क्या पढ़ा रहे हैं? कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हैं? एमसीक्यूज कर रहे हैं। चैप्टर नहीं स्टार्ट किए? करवा लो ना, अभी उनका हो गया तो। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलो ए हो गया लिख के, आगे बढ़ते अपन। डन। थोड़ा सा एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग राइट ऑन। चलना है, हो गया ना? इतना टाइम नहीं यार, बहुत हो गया है। इतनी देर से तुम लोग जानबूझ के स्लो स्लो लिख रहे हो। ये बच्चे लोग हेडिंग लिखो, एंजाइम्स। सुनो अभी जरा मैं क्या बोल रहा हूं, बाद में पहले कुछ लिखो मत, अभी पूरा बता देता हूँ एंजाइम्स के बारे में। आपको लग रहा है हम तो बायो वाले, हमको थोड़ा बहुत एंजाइम आता है। रुक, अभी देखो बहुत सारा बताता हूँ। देखो एंजाइम्स है ना, सबसे पहले ये तो मालूम है सबको, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। कुछ मत लिख। एंजाइम्स आर व्हाट? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये ना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता। ऑलरेडी जो रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है ना, मतलब रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, इसको स्टार्ट करने का काम किसका है? कैटलिस्ट का है। एंजाइम्स का क्या है? कोई रिएक्शन चल रहा है तो उसको क्या करेगा? बहुत क्या करेगा? फास्ट कर देगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को 10⁻24 टाइम्स क्या करेगा? बढ़ा देगा। स्टार्ट करता है क्या? नहीं, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट करता है, एंजाइम्स रिएक्शन को क्या करता है? बूस्ट करता है। तो कोई मेरे को बोला एंजाइम्स क्या होता है, तो मैं पहला पॉइंट तो वही लिखूंगा जो आपने बोला है। क्या होता है? क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। फिर मैंने क्या बोला? दे डू नॉट इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन, ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इनिशिएट करता है क्या? इनिशिएट नहीं करता है। क्या करता है? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कितने टाइम्स बढ़ा देता है? 10⁻24 टाइम्स। इतने बार रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा फास्ट करेगा। अच्छा सुनो, अभी एक एग्जांपल। मेडिसिन जितने भी आप यूज करते हो ना, सब कुछ सब एंजाइम्स मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? चलो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते कि सर दर्द हो रहा है, बराबर है? निधि तेरा सर दर्द हो रहा है, तूने क्या लिया? एक दवा लिया, ठीक है, डोलो 650 ले लेगी, चल ठीक है, डोलो 650। वैसे डोलो 650 लेते नहीं है सर दर्द में, सैरेडॉन लेते। तो डोलो 650 ले लिया, मेरा क्या हो रहा है? सर दर्द हो रहा है। दवा मैंने मुंह से खाया, पेट में जाए, ठीक, क्या हो गया? अरे इसको कैसे, दवा को कैसे पता कि सर दर्द हो रहा है? क्योंकि एंजाइम्स किसके ऐसा काम, एंजाइम्स के पास में क्या होता है पता है? एंजाइम्स के क्या के पास क्या होता है?
रिएक्टिव साइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। जहां पे चाहिए वहां पे जाके क्या करेगा, वो एक्ट कर देगा। जहां पे रिक्वायरमेंट है उधर जाएगा और कंबाइन हो जाएगा और आपको क्या करेगा, रिलीफ कर देगा। मतलब एंजाइम्स के पास में, अच्छा एक बार तुमने अगर कैटलिस्ट यूज किया, दवा यूज किया, जैसे तेरे को बुखार है, तूने दवा खाया, वो टाइम पे तो बुखार उतर जाएगा, भले बाद में आ जाए, लेकिन वो टाइम पे क्या आएगा, उतर जाएगा। मतलब डेफिनेटली वो एक्शन करने वाला ही है। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। लिया तो काम होएगा ही होएगा। तो एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। लिया तो काम होने वाला ही है। अच्छा मेरे को बताओ, एंजाइम्स कम प्रोपोर्शन में यूज करते कि ज्यादा प्रोपोर्शन में? आपकी मम्मी दूध से दही जमाती है तो क्या इतना सारा दही डालती है? थोड़ा एक चम्मच भी डाल दी तो भी काम हो जाएगा ना। खाना इतना सारा खाता है, आधा घंटा बैठ के ऑर्डर कर रहा है, ये ले आओ वो ले आओ। दवा खाते नहीं इतना सारा खाता है क्या? एक दो खाता है ना। तो एंजाइम्स आर ऑलवेज यूज्ड इन लेस प्रोपोर्शन। बहुत कम प्रोपोर्शन में एंजाइम यूज करते हैं, ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कम उतना ही तुम्हारे लिए बहुत हो जाएगा। दे आर ऑलवेज यूज्ड इन अ लेस प्रोपोर्शन। एंजाइम्स हमेशा लेस प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। अच्छा, एंजाइम्स ज्यादा अच्छा है कि कैटलिस्ट? एंजाइम्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू कैटलिस्ट। एंजाइम्स हमेशा कैटलिस्ट से ज्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। एंजाइम्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू कैटलिस्ट। इतने पॉइंट पता चल गए। अभी देखो एंजाइम्स के पास में, जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, आपको कुछ इंजरी हो गया, कुछ कट गया, बरोबर है, सब छिल गया, ठीक है, हील हो गया वुंड्स आपका, तो उसको भरने के लिए कभी कभी आपको एंटीसेप्टिक देगा और कभी कभी आपको दवा देगा। अगर आपको जल्दी हील करने गए तो डॉक्टर के पास में जाओगे ना, वो आपको दवा देगा, उसका नाम है सेप्ट्रॉन। सेप्ट्रॉन करके एक दवा आता है। इससे तेरे को कुछ ऐसा लग गया, तेरी दोस्त को जैसे कि स्कूटी में ठोक दिया किसी को, उसने, उसको लग गया वो बहुत सारा, तो जल्दी हील करने के लिए ना डॉक्टर एक दवा देता है सेप्ट्रॉन करके। उसमें क्या होता है, विटामिन के जो बॉडी में आपके हैं उसको एक्टिवेट कर देगा। बॉडी को हील करने के लिए चाहिए विटामिन के। क्या चाहिए? क्योंकि आपकी बॉडी में थ्रोम्बोसाइट फॉर्म होएगा। क्या फॉर्म होएगा? जब भी कुछ लग गया तो एक हल्का सा लेयर आता है ना, नया चमड़ी, किसकी वजह से आता है? वो थ्रोम्बोसाइट्स की वजह से आता है। तो सेप्ट्रॉन बॉडी में डालेगा तो सेप्ट्रॉन क्या करेगा, विटामिन के को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा और जल्दी से क्या होगा, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एंजाइम्स को एग्जैक्ट पता है कि वर्क कहां पे करने का है। जैसे कि ये बात मत करे बच्ची, ये सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम है, तो जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे एंजाइम जाके क्या आएगा, फिट हो जाएगा, ठीक है। जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे जाके एंजाइम जाके क्या आएगा, फिट हो जाएगा। मतलब जहां पे चाहिए वहां पे जाके क्या होगा, वो एक्ट करेगा। तो एंजाइम्स एक मैकेनिज्म पे काम करता है, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैकेनिज्म को? एंजाइम्स किसके ऊपर काम करता है? लॉक एंड की मैकेनिज्म। चलिए बरोबर से समझा नहीं सर ये वाला पॉइंट। अच्छा ठीक है, चल हम लोग को स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक दवाई है कि नहीं, मेडिसिन है कि नहीं, कि ये एक दवाई है किसमें भी खा लो, आपको एड्स हुआ, कैंसर हुआ, कुछ भी हुआ, डोलो 650 खा लो, हो जाएगा क्या काम? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग दवाई है ना। वैसे अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग क्या है, एंजाइम्स है। प्रोटीन डाइजेस्ट करने का है तो प्रोटीएज, माल्टोज डाइजेस्ट करना है माल्टेज, लिपिड्स डाइजेस्ट करने का है लाइपेज। हमारी बॉडी में एक एंजाइम्स नहीं है, इसके लिए हम लोग एक चीज पर्टिकुलर चीज नहीं खा सकते जो जानवर खा सकते हैं। घास हम लोग खा सकते क्या? क्योंकि घास को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज नाम का एंजाइम चाहिए, क्योंकि घास में ना सेलुलोज होता है। क्या होता है? ये पत्ते वत्ते हम लोग नहीं खा सकते। नहीं तो तुम लोग जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि हम लोग सब तो खा रहे, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बकरा, मुर्गी, मछली सब तो खा रहे, ये पत्ता क्यों छोड़ दिए रे? ये सब पत्ता काय को नहीं लेके नहीं खाते? क्योंकि इसमें क्या है, सेलुलोज। मेरे बॉडी में सेलुलेज है क्या? होता तो खा जाते थे, ये भी, इसको भी नहीं छोड़ते थे, खा जाते थे। अपने बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम्स नहीं है, वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाएगा क्या? तो वो हम लोग नहीं खा रहे। शायद मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन एक ऑर्गन है जो यूजलेस है लेकिन पहले वो काम करता है, वो सेल्यूलर बनाता है। उतना नहीं बनाता है वो बॉडी में, नहीं तो खा जाते थे। हाँ पहले था, पहले के टाइम में टेल बोन भी थी पहले, अभी तो नहीं है ना, वो मॉडिफाई हो गया। हाँ कपिल कुछ बोलना चाहता है दोस्त? थोड़े अमाउंट में ना, ज्यादा नहीं खा सकते ना, थोड़ा बहुत तो चलता है ना, तो ऐसे ही निकल जाएगा वो। ऐसा नहीं कि उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं खा सकते ना,
वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल में और भी तो रहता है ना उसके साथ में। चलो तो एंजाइम्स, बस 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 सुन लेते हैं, अभी बहुत सारा चीज बाकी है। तो एंजाइम जो मैकेनिज्म पे काम करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉक एंड की। किसके ऊपर काम करता है? थ्योरी ऑफ एंजाइम्स किसके ऊपर बेस्ड है? लॉक एंड की मैकेनिज्म। और एक निधि रुक जरा, नहीं थोड़ा बात करते हैं अपन। एंजाइम्स है ना, जैसे कि एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए पता है? ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। ये थोड़ा कोई एक्सप्लेन करेगा कि मैं बताऊं तुमको? बायो वाले स्टूडेंट, एंजाइम्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? ये क्या होता है एंजाइम्स? चुप बैठना दोस्त यार, कितना बात कर रहा है। ऑप्टिमम कंडीशन बता सकता है? एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स हमेशा ऑप्टिमम कंडीशन पे काम करते हैं। दोस्त सुन, जैसे कि एक बायो का एग्जांपल लेते हैं, मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट ले लेते हैं। मेल गैमेट तेरा स्पर्म हो गया, सीमेंस हो गया, और फीमेल गैमेट क्या हो गया? ओवम हो गया। दोनों मिक्स हो गया, हाँ ठीक है, oocyte हो गया और जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। तू चाहता है कि नहीं यार अभी तो जाइगोट, अभी इतनी जल्दी जाइगोट नहीं बनना चाहिए, अभी तो मैंने घर पे भी नहीं बताया है। अभी रुकना, अभी आगे तो सुन। जाइगोट नहीं बनवाने का अपने को, रुक, जाइगोट नहीं बनवाने का है। घर पे पता नहीं चलना चाहिए, ना तेरे ना उसके। तो क्या करेगा? मार्केट से बच्चे सुनना, मार्केट से दवा लेके आएगा, कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। मैं तेरे को उसका नाम भी बता दूंगा, ठीक है? ठीक है, ये नाम है नॉवेस्ट्रॉल और नॉरेथिंड्रॉन। अभी तो सुन, चल अभी आगे तो बढ़ते हैं। नहीं बनाने का अभी दोस्त, मजा ले ले लेकिन फल नहीं लगने देना है, क्योंकि ये दो दवा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स। दोस्त रुकना, खत्म होने देना मेरा। और एक इसका नाम है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये आपके वो चैप्टर में भी, लास्ट वाले चैप्टर में भी, इसको क्या बोलते हैं? एंटी फर्टिलिटी ड्रग। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काम आता है, ठीक है? अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, तो यही बोलना है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के काम आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग। सुन रहे, अभी ये क्या करेगा? ये एंजाइम है। क्या ये एंजाइम? सुन, जाइगोट को फॉर्म होने के लिए, बच्चे सुनना, जाइगोट को फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए? ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए। स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक क्या चाहिए? प्रेशर। कभी कभी क्या होता है पता है? आपका स्पर्म इतना एक्टिव नहीं है, वो वजाइनल पीएच में ही मर जाएगा। जा भाग साले, तू बाप ही नहीं बन सकता है, एक्टिव ही नहीं है तेरा। सब कुछ हो गया, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, वहां तक रेस तक तू जीत गया, पहुंच गया है। अब टॉपिक पे आते हैं, सुन रहे हैं भाई? तो जाइगोट को फॉर्म होने के लिए, लड़की चुप बैठना जरा, सुनना, बायो सुन ले जरा। ऐसा तो है नहीं कि सर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं, मैं बच्चा नहीं करूंगा, तो क्या तेरे दोस्त को बुलाएगा क्या? तेरे को भी पता होना चाहिए सब, बहुत काम आने वाला है बाद में। अब तू ड्रग लेके आया, सबसे पहला काम तेरे को नहीं खाने का है, तू खुद खा लेगा। तेरे को नहीं खाने का है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपने दोस्त को खिलाने का है। सुनना है, टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, मालूम नहीं पड़ेगा बाद में। अच्छा ये निधि, ये जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग है, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग फीमेल सेक्स हार्मोन से बनता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि इसको फीमेल बॉडी में डालना होता है, मेल बॉडी में डालना नहीं होता है, ठीक है? तो किससे बनता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। फीमेल बॉडी में ये क्या आएगा? इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये क्या करेगा पता है? ऑप्टिमम कंडीशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑप्टिमम कंडीशन को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। पीएच चेंज कर देगा, टेम्परेचर बदल देगा और प्रेशर बदल देगा।
वरना एक महीने में ना एक ही खिला सकता है, तो ज्यादा नहीं खिलाने का, नहीं तो क्या आएगा मालूम है, उसकी बॉडी का ऑप्टिमम कंडीशन ही बदल जाएगा। फिर जब तेरे को चाहिए रहेगा ना, नहीं अभी तो मेरे को चाहिए, शादी हो गया मेरा, फिर नहीं होएगा, तकलीफ होगा। तो एक महीने में कितना खिलाने का? एक, उससे ज्यादा नहीं। 8 पॉइंट में क्या सेंटेंस लिखने का है? वर्किंग ऑफ एंजाइम्स बेस्ड ऑन लॉक-इन की मैकेनिज्म। भाई तू लिखना जल्दी, आधा आधा क्या लिखा है, जल्दी कर। 7 पॉइंट को इलेबोरेट करो क्या? एंजाइम्स आर ऑलवेज सुपीरियर टू कैटलिस्ट। एंजाइम्स कैटलिस्ट से ज्यादा बेटर है। ये तुमको बायो में एंजाइम्स में आईवीएफ प्रोसेस बताया था, बचपन में था तुम लोग को। तेरे को आईवीएफ के बारे में कुछ मालूम है? तो ऐसा मत सोच तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को एग्जांपल में लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो उसमें से राजमा ने कभी कभी क्या है, सब ठीक होता है पर तो भी तू फिर ऐसा बाप नहीं बन पाता है। तो उसमें क्या होता है, मतलब तेरा काफी सारी ये चीजें होती है जायगोट बनने के लिए। मोबिलिटी चाहिए स्पर्म की, स्पर्म काउंट चाहिए, स्पर्म का विस्कोसिटी चाहिए, वो वजाइनल पीएच में सरवाइव करना चाहिए, ये सब कंडीशन रहता है। ये सब नहीं हो पा रहा है तो फिर आईवीएफ आता है कि जाने दो, आप में प्रॉब्लम है तो अपन आईवीएफ से करते हैं। बहुत महंगा प्रोसेस, जो नेचुरली हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बाद में उधर से करना बहुत महंगा है। मतलब 2.5 लाख रुपए में वो दो ट्राई करेगा, 2 एग बना के देगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वापस 2.5 लाख रुपए देने का उसको। सोच मतलब, और मतलब मोस्टली 1-2 बार में हो जाता है, मतलब 5 लाख रुपए में एक बच्चा होगा पैदा, और सबको ठीक रहेगा तो एक बार में हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? और आजकल देख कपिल, देख तू च्युइंगम बहुत खाता है, तो तेरे च्युइंगम में मेंटोस होता है। मेंटोस खाते ना, पाइपरमिंट होता है, पाइपरमिंट होता है। उसमें क्या होता है, तो जो वो आपका स्पर्म काउंट क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, मोबिलिटी कम कर देगा। तो नहीं खाने का ज्यादा, बाद में प्रॉब्लम होगा तेरे को। तो सब तू बायो के लेक्चर में बैठेगा तो बायो वाले सब बताएंगे तेरे को, नहीं बायो का। तो बॉयज को ज्यादा च्युइंगम नहीं खाना चाहिए, पाइपरमिंट होएगा वो, बहुत तेरे को तकलीफ देगा बाद में। फिर तेरे को 5-6 लाख रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो 5-6 लाख रुपया खर्चा कर, नहीं तो अपने दोस्त को बुला। चलो डन। ये 8वां पॉइंट क्या है? वर्किंग ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन लॉक-इन की मैकेनिज्म। डन, समझा? देखो सब, ये पॉइंट मैंने बाद में लिखा था। इट हैज डीफॉर्मिंग शेप प्रॉपर्टी। एंजाइम्स क्या कर सकता है, अपने शेप को क्या कर सकता है, वो डीफॉर्म कर सकता है। लिखा, क्या कर सकता है एंजाइम, अपने शेप को क्या कर सकता है, डीफॉर्म। इट हैज डीफॉर्मिंग शेप प्रॉपर्टी। चलो डन, आगे बढ़ने का। समझाओ? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कुछ एग्जांपल लिख लो जरा, राइट ऑन एग्जांपल। लिखो पहले जाइमेज, ठीक है। ग्लूकोज से अल्कोहल क्या बनाता है, ग्लूकोज टू अल्कोहल, ठीक है। चलो भाई जल्दी लिखना, बातें मत कर यार। लाइपेज, डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, ठीक है। आपके सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलोज से ग्लूकोज बनाता है, अमाइलेज। अच्छा, अमाइलेज क्या करता है, अमाइलोज टू ग्लूकोज। अमाइलोज है ना, डबल शुगर है, उसको सिंगल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में कुछ बता देता हूं, रुक जरा। अगर रोटी और चावल तो 2 मिनट चबाएगा ना, तो थोड़ी देर के बाद में देखो स्वीट लग जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होगा
और वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट होगा, तो 2 मिनट तक तो सूखी रोटी चबा, जैसे सूखा चावल चबा, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च होता है, वो कट होके क्या होगा, ग्लूकोज। स्टार्च मतलब क्या होता है, बहुत सारा ग्लूकोज साथ में। स्टार्च मतलब क्या होता है, बहुत सारा ग्लूकोज साथ में। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। स्टार्च किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का, तो वो टूटेगा और मोनोमर बनेगा, ग्लूकोज मीठा लगेगा तेरे को। लाइपेस डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट टाइप्स समझ लो, ठीक है। अच्छा, ए बायो स्टूडेंट, इंसुलिन, हाँ इंसुलिन इज ऑल्सो, इंसुलिन हार्मोन्स। अच्छा, अपनी बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है, पेनक्रियास। सुनना सुनना बोलना, बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट कौन करता है, पेनक्रियास। चलो बायो वाले, पेनक्रियास एक्सोक्राइन ग्लैंड है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, दोनों। पेनक्रियास दोनों टाइप की ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है। अच्छा सुनना, अभी इतनी बायो मालूम होनी चाहिए, मैं भी बायो टीचर नहीं हूँ, इतनी बात बायो पता होनी चाहिए, बाद में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो हर चीज पूछते डॉक्टर के पास जाएगा। चलो क्या बोला था ये सुन, अगर तेरी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट नहीं होता है तो हाँ हाँ बहुत अच्छा है, सुन जरा सुनना। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट करता है, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गया, ग्लूकोज है ब्लड शुगर, ग्लूकोज क्या आपका, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में। शुगर से नॉन शुगर करेगा, शुगर से क्या करेगा, इंसुलिन सस्ता मिलता है कि महंगा मिलता है, क्योंकि उसके सोर्स लिमिटेड है। बच्ची बता, इंसुलिन का सोर्स बता दो 3, क्या बात करे, बाद में बात करना, जरा नहीं पता है तो जरा सुन के लेना। जरा तू बता सोर्स इंसुलिन का 2-3 क्या है। हाँ करेक्ट, प्योर इंसुलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीवर ऑफ हॉर्स और सीड्स ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट करके एक आता है, उसके सीड्स में रहता है। अपने बॉडी में सिक्रेट होगा बट बहुत कम सिक्रेट होगा, तो इसके लिए इंसुलिन का सोर्स लिमिटेड है, इसलिए वो महंगा मिलता है। इंसुलिन का टैबलेट सुन के लेना, जरा नहीं पता है तो अगले लेक्चर में पूछूंगा तो बता। अभी एमसीक्यूज में आएगा ये सब, तब क्या करेगी, क्या करेगा इंसुलिन का, क्या इंसुलिन का फंक्शन क्या बोला है, किसको कन्वर्ट करेगा, किसमें, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। बायो वाले तो पढ़े, तुम्हारी वाट लग जाएगी। चलो और कोई एंजाइम्स बताओ। सेल्यूलेज डाइजेस्ट कर देगा, सेल्यूलेज डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो जानवरों में होता है हमारे में नहीं होता है। डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम है बॉडी में, 300 से ज्यादा एंजाइम है। अच्छा तुमको बोला रहेगा बायो में एक बात बोला रहेगा, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स की ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर नहीं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। कुछ भी यार, कुछ भी, तुमको कुछ पता नहीं है, लिख लो नोट पे, लिख लो ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, ठीक है। हाँ ऑल, हाँ लिखो, क्या लिखोगे, हाँ हाँ यही लिखने का। ये बताया रहेगा तुमको, बताया कि नहीं बताया बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तुम्हारी मिस ने। तुमको कौन बायो पढ़ाने आता है, मिस आता है कि सर आते हैं, तो बताया रहेगा ना आपकी रश्मि मिस ने। आपकी रश्मि मिस राइटर भी है, तो निधि बायो वाली नॉन बायो, नॉन बायो। चलो समझा, इतनी बातें समझ गया एंजाइम्स के बारे में। चलो ब्रेक 45 को दूंगा मैं, 9:45 से, हाँ ठीक है 5, अभी रुको जरा 5-10 मिनट है, अभी इतना जल्दी ब्रेक नहीं दूंगा। स्टार्ट, तुम लोग आए भी लेट थे। अरे ब्रेक मिलेगा पर अभी नहीं दूंगा, रुक जा थोड़ा, और पढ़ाने गए, क्योंकि फिर ब्रेक के बाद तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो। चलो अगला टॉपिक लिखो, ये समझ में आ गया,
अगला टॉपिक है मेरा एड्सॉर्प्शन, यहां पे हो जाता है खत्म और दूसरा पार्ट चैप्टर का चालू होता है। क्या नाम है इसका? कोलॉइड्स। अब खाली हेडिंग डाल के छोड़ दो अभी जरा, कोलॉइड्स के बारे में समझ लेते अपन क्या है। ये ना एक ग्रीक वर्ड है जो कौन कौन से वर्ड को मिला के बना है पता है? कोला एंड ऑइड्स। कोला और ऑइड्स। कोला मतलब होता है ग्लू और ऑइड्स मतलब क्या होता है? लाइक। तो कोलॉइड्स मतलब क्या होगा? ग्लू लाइक सब्सटेंस। ग्लू लाइक सब्सटेंस जो थोड़ा सा विस्कस रहेगा। कैसा रहेगा? हाँ, विस्कस मतलब ऐसा चिपचिप वाला जो सब्सटेंस रहेगा ना, विस्कस सब्सटेंस। और मुझे एक बात बताओ, विस्कस सब्सटेंस कैसा रहता है? ट्रांसपेरेंट रहता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट रहता है? होमोजीनियस होता है कि हेटेरोजीनियस होता है? हेटेरोजीनियस। कोलॉइड्स आर ऑलवेज हेटेरोजीनियस। कोलॉइड्स हमेशा क्या होते हैं? कोलॉइड्स आर ऑलवेज हेटेरोजीनियस, कभी भी होमोजीनियस नहीं हो सकता है। ठीक है, कोलॉइड्स आर ऑलवेज हेटेरोजीनियस। कोलॉइड्स को डिस्कवर्ड किया था, कोलॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय, क्या लिखा है? थॉमस ग्राहम इन द ईयर ऑफ 1961। कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1961। ठीक है। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग द फेनोमेनन ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, क्या कर रहा था वो? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ए अभी मैं बाहर निकाल दूंगा, तुम लोग को ज्यादा आवाज किया तो बार बार बोल रहा हूं तो चुप बैठे नहीं रहे हो। क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो? किसका एक्सपेरिमेंट कर रहा था? डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस को मिक्स कर रहा था और एक उसको ना ग्लू लाइक सब्सटेंस मिला, तो उसने ग्लू लाइक सब्सटेंस का नाम क्या रख दिया? कोलॉइड्स। तो इतनी बात समझ गई। कोलॉइड्स क्या होता है? अरे क्या चल रहा है रे तुम लोग का? क्या है? क्या है उसमें तेरे बैग में? जा पीछे जाके बैठ जा। कैटरपिलर से डर रही है क्या? तू बॉयफ्रेंड घुमाएगी रे? एक कैटरपिलर तो ऐसे समझ नहीं रहा है, कैसे 2-3 बॉयफ्रेंड मैनेज करेगी? हाँ रख ले, उधर ही रख ले। अबे यार क्या, जितना लेट उतना लेट ब्रेक मिलेगा। जब तक मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा ब्रेक नहीं दूंगा मैं। टाइम के हिसाब से नहीं, मैं टॉपिक के हिसाब से ब्रेक दूंगा। ओके जा, सब ओवर एक्टिंग की दुकान, इससे डर रही है। चलो, क्या बोला मैंने? कोलॉइड्स क्या होता है? ग्लू लाइक सब्सटेंस। किससे किससे बना है? कोला एंड ऑइड्स। किसने डिस्कवर किया इसको? थॉमस ग्राहम। क्या कर रहा था वो? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किसका? डिफ्यूजन ऑफ गैस मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैस। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ गैस। तो एक उसको ग्लू लाइक सब्सटेंस मिला, उसने ग्लू लाइक सब्सटेंस का नाम क्या रख दिया? कोलॉइड्स। कोलॉइड्स होमोजीनियस होते हैं कि हेटेरोजीनियस होते हैं? कोलॉइड्स आर व्हाट? हेटेरोजीनियस। अच्छा सुनो अभी जरा, कोलॉइड जो है ना वो कुछ कुछ सोल्यूशन के जैसा ही होता है। कोलॉइड इज एनालॉग टू सोल्यूशन। कोलॉइड्स किसके जैसा होता है? कोलॉइड्स किसके जैसा होता है? जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा तुमको थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी। कोलॉइड्स सोल्यूशन के जैसा होता है। सोल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट मतलब जो कम होता है और सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा होता है, यानी कि जो एक्सेस में रहता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, बरोबर ना? उसी तरीके से कोलॉइड्स भी 2 कंपोनेंट से बना होता है। एक को बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस और एक को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेस, और जो ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन मीडियम। तो कोलॉइड्स भी 2 कंपोनेंट से बना है, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, वैसे डिस्पर्स्ड फेस डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व होता है, बट पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता है। पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा तो होमोजेनियस होएगा, अगर पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या आएगा? हेटेरोजेनियस। 3 टाइप के सब्सटेंस, 3 टाइप का सोल्यूशन होता है। जो सोल्यूशन होता है कितने टाइप का होता है? 3। एक होता है ट्रू सोल्यूशन। क्या होता है? दूसरा होता है अपना कोलॉइड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं?
और एक होता है सस्पेंशन, और एक क्या होता है सस्पेंशन। जितना ज्यादा सुनेगा उतना ज्यादा आएगा। ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्जन और सस्पेंशन। एक में पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, एक में थोड़ा बड़ा और एक में बहुत बड़ा। 3 एग्जांपल दे रहा हूं तुमको सेट करने का कौन किस में जाएगा। शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर। शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर। सबसे छोटा पार्टिकल साइज किस में होगा? शुगर इन वाटर, सैंड इन वाटर की चॉक इन वाटर? गधे हो गया। सबसे छोटा पार्टिकल साइज, शुगर को पानी में डाला तो शुगर दिखता है क्या? नहीं। तो किस में जाएगा वो? अब चॉक इन वाटर और सैंड इन वाटर में इमेजिन करो पार्टिकल साइज किस पे बड़ा है? जिसमें ज्यादा बड़ा है वो किस में जाएगा? जिसमें थोड़ा कम है तो किस में जाएगा? कोलॉइडल डिस्पर्जन। समझ में आया? तो ट्रू सोल्यूशन, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल कोलॉइड्स आर सोल्यूशन, ऑल कोलॉइड्स आर सोल्यूशन, बट ऑल सॉल्यूशंस आर नॉट कोलॉइड। चलो जो मतलब कौन किसका सबसेट है पहले वो बताओ, कौन किसका सबसेट है? कोलॉइड सॉल्यूशन का सबसेट है कि सॉल्यूशन कोलॉइड्स का सबसेट है? हाँ, ऑल कोलॉइड्स आर सॉल्यूशन बट ऑल सॉल्यूशंस आर नॉट कोलॉइड। ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइड्स नहीं है, सस्पेंशन कोलॉइड्स नहीं है। ठीक है, सारे कोलॉइड्स क्या है? सॉल्यूशन में आते हैं। समझा कि नहीं समझा? तो इतनी बात है ना मेरे को पता होनी चाहिए। क्या क्या मेरे को होना चाहिए पता कि कोलॉइड्स क्या होता है? इट इज विच टाइप ऑफ सब्सटेंस? ग्लू लाइक सब्सटेंस। किसने डिस्कवर किया था इसको? थॉमस ग्रैम। क्या कर रहा था वो? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। किसके ऊपर बेस्ड था एक्सपेरिमेंट? डिफ्यूजन ऑफ गैस। कोलॉइड इज एनालॉग टू सॉल्यूशन। एनालॉग टू सॉल्यूशन मतलब के जैसा। कोलॉइड्स किससे बना होता है? डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेज किसके जैसा होता है? डिस्पर्जन मीडियम किसके जैसा होता है? डिस्पर्स फेज कम होता है कि ज्यादा होता है? डिस्पर्जन मीडियम कैसा होता है? हाँ, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज होता है कि डिस्पर्स फेज में डिस्पर्जन मीडियम होता है? डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्स फेज होता है, जैसे सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। पर ये पूरी तरीके से डिसॉल्व होता है या पूरी तरीके से डिसॉल्व? ऑल सॉल्यूशंस आर कोलॉइड कि ऑल कोलॉइड्स आर सॉल्यूशन? ऑल कोलॉइड्स आर सॉल्यूशन। सबसे छोटा पार्टिकल साइज किस में आएगा? ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्जन की सस्पेंशन में? हाँ, सबसे छोटा पार्टिकल साइज किस में आएगा? अच्छा, छोटा मतलब स्पेसिफाई भी कर देता हूँ। 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर टू यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। और यहाँ पे पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। पार्टिकल साइज 10⁻³ नैनोमीटर से भी क्या रहेगा? ज्यादा बड़ा रहेगा। इतना पहले लिख लेते फिर ब्रेक लेंगे। लिखो लिखो कोलॉइड्स लिखो। इट इज अ ग्रीक वर्ड मेड अप ऑफ कोला एंड ओइड्स। It is a Greek word made up of cola and oids. कोला मतलब क्या है? ग्लू। और oids मतलब क्या है? लाइक। तो ग्लू लाइक सब्सटेंस। ग्लू लाइक सब्सटेंस। ठीक है, तो ग्लू लाइक सब्सटेंस कैसा होता है? विस्कस इन नेचर। विस्कस मतलब होमोजेनियस की हेटेरोजेनियस? हेटेरोजेनियस। कोलॉइड हमेशा कैसा रहेगा? हेटेरोजेनियस। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय थॉमस ग्रैम। क्या कर रहा था वो? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ, थॉमस ग्रैम। while investigating diffusion of gas. While investigating diffusion of gas. ठीक है, while investigating diffusion of gas. कोलॉइड किसके जैसा होता है? इट इज हाँ,
इट इज एनालॉग टू सोल्यूशन. इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट. कौन से दो कंपोनेंट? 2 कंपोनेंट. हाँ, तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम. वैसे ब्रेक तुमको मिलना नहीं चाहिए, कोई देता नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती मेरे से ब्रेक ले लेते हैं. वहाँ एक सर तुमको ब्रेक, 2-3 सर तुमको ब्रेक नहीं देते. वो लोग ने मेरे को बोला है मत दो सर. ये लोग 2 सर नहीं देते ना? हाँ? मतलब जो नहीं देता है वो तुम्हारे फेवरेट टीचर है ना? आज तक का सबसे बड़ा ब्रेक वो वाला था जिसमें उस दिन आधे घंटे का ब्रेक हो गया था मेरे को लगता है. नहीं, आधा घंटे का हो गया था. बेस्ट पार्ट ऑफ लेक्चर इज ब्रेक. हाँ, चले जल्दी. क्या बोल रही है बच्ची? बता दे. अरे बोल, क्या गलत पकड़ा? कुछ बता. कंटिन्यूस का स्पेलिंग गलत है क्या? CONTINIOUS NEOUS. हाँ, ऐसे कैसे गलत लिख सकता हूँ रे मैं? हाँ, ठीक है, तो अपना लिख ले. चलो हो गया. ए भाई रुक, 3 चीजें बाकी है. हाँ, कितना भी ऐसे रहता तो बराबर टाइम पे आने का ना. फिर सबको बोलते हैं टाइम पे आने का. ये सब टाइम पे आएंगे तो ब्रेक दूंगा ना. ये लेट आई थी, उसके घर टिफिन बन रहा था. चलो लिखो पहले ट्रू सोल्यूशन. लिखो ट्रू सोल्यूशन.
ट्रू सोल्यूशन पार्टिकल साइज क्या बोला था मैंने? हाँ 0. ये पीएस लिखना, पीएस मतलब पार्टिकल साइज 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। एग्जाम्पल क्या दिया था? शुगर इन वाटर। चलो बाद में ट्रू सोल्यूशन के बाद क्या था? कोलॉइड्स, जिसको प्रॉपर लैंग्वेज में बोलते हैं कोलॉइडल डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? कोलॉइडल डिस्पर्सन। इसमें क्या था एग्जाम्पल अपना? चॉक इन वाटर। आपका जो चावल आप साफ करते हो, ठीक है, और क्या साफ करते हो? चावल का पानी, आलू का पानी, उसमें क्लियर सोल्यूशन दिखता है कि सस्पेंशन जैसा दिखता है? हाँ, तो स्टार्च क्या प्रेजेंट होता है चावल और आलू के पानी में? क्या होता है? हाँ, पार्टिकल साइज बोलो, कितना बोला था मैंने? पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। अब क्या था? ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्सन, और क्या था? सस्पेंशन। और छोटा कि और बड़ा? सस्पेंशन। ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल डिस्पर्सन, सस्पेंशन में पार्टिकल साइज क्या था? एग्जाम्पल क्या था? सैंड इन वाटर। तो क्या था इसमें? पार्टिकल साइज क्या था? पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 10⁻³ नैनोमीटर। ठीक है, 10 मिनट का ही ब्रेक लेंगे, ज्यादा टाइम पास नहीं करना। वैसे तो 5 मिनट का होता है, बट ठीक है, 10 मिनट के अंदर सब क्लास के अंदर आ जाएंगे हम। 9:40 हो रहा है, 9:50 को अपन स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा और पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। देखो कितने मार्क्स आए? 26। अरे बाप रे, इतना कम क्यों? तो तेरा पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुआ था क्या? तो भी इतना ही है। चलो हेडिंग डालो, चलो जल्दी फटाफट। अभी सोना नहीं है, तू बहुत सोई है। अरे सर, ब्रेक के पहले। रात को चल ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, आधा घंटा ध्यान दे दे बस, उसके बाद जा घर पे सो जाओ। घर पे नहीं जाना है, इधर ही बैठना है। बंद कर दिया। जा रिमोट लेके बैठ, जो करने का कर जा, उधर ही बैठ, रिमोट अपने पास ही रख। वन चालू तू करती रहेगी, पता है मुझे। चलो हेडिंग लिखो, राइट और हेडिंग। चलो जल्दी 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 जल्दी, कपिल जल्दी। चलो हेडिंग टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कोलॉइड। ए भाई लिखना, टाइप्स ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। हाँ जी बोलिए। हाँ ठीक है, अपन लेक्चर के बाद डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ए निधि रख अंदर, अभी ये पढ़ ले पहले। टाइप्स ऑफ कोलॉइड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो पहले यहाँ पे अपन समझ लेते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से कोलॉइड्स 9 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 8, सॉरी 9 नहीं। तो डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स फेज, ये टेबल अपने को बनाने का है, पहले पूरा देख लो, मैं कंप्लीट कर लेता हूं। मैं नेम ऑफ सिस्टम, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, नेम ऑफ द सिस्टम। अबे ठीक है, और एग्जाम्पल। चलो आओ देखते हैं। आओ चलो डिस्कस करते हैं।
देखो यहीं लिखने को बंद करो। डिस्पर्जन मीडियम जो ज्यादा है ऐसा याद रखना, जो सॉल्वेंट है वो डिस्पर्जन मीडियम, जो कम है हो गया है सल्यूट है। चलो जल्दी चलो फटाफट यार, और चुपचाप बैठ जाओ। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या मान लेने का, सॉल्वेंट क्या मान लेने का। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं मैं, बट आपको नहीं लिखने का है, खाली समझने के लिए लिखा है। सॉल्वेंट और ये सल्यूट के जैसा होता है। तो यहाँ पे सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड 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 और गैस गैस। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। आओ चलो अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ए बस बस बस। फर्स्ट एग्जांपल है एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों भी सॉलिड है, तो इसमें मैं एग्जांपल में लिखूंगा एलओआई। ठीक है, सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या है, ये बाद में देख रहे पेपर रख अंदर। और एक इसमें एग्जांपल लिख देता हूं मैं, रूबी क्रिस्टलिन गोल्ड। रूबी एक क्रिस्टल होता है जिसको गोल्ड में मिक्स करते हैं। चलो अभी आप मेरे को कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें ना लिक्विड कम है और सॉलिड ज्यादा है। लिक्विड कम है और सॉलिड ज्यादा है, ये किसके ऐसा दिखता है पता है, इट लुक्स लाइक व्हाट, जेल। लिक्विड कम है और सॉलिड ज्यादा है, तो जैम, जेलीज, चीज, बटर, घी सब इसमें आएगा ना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, जैम, जेलीज, चीज, बटर, घी, ये सब इसमें आ जाएगा, बरोबर ना। टूथपेस्ट भी इसमें आ जाएगा। मैं खाली एक एक दो दो एग्जांपल लिखता हूं, वो सब डिस्कस हो जाएगा यहाँ पे। अभी देख, अभी क्या है, सॉलिड ज्यादा और गैस कम है। सॉलिड ज्यादा और गैस कम है, तो उसके एग्जांपल में क्या आता है पता है, ये क्या लिखा है, स्पंज। और एक सब्सटेंस का मैं नाम बता रहा हूं, शायद आपने सुना रहेगा, क्या लिखा है, प्यूमाई स्टोन। प्यूमाई स्टोन सुना है, फ्लोटिंग स्टोन। गैस होता है उसमें, लेकिन उसमें सॉलिड ज्यादा होता है, फ्लोट करता है वो पत्थर। प्यूमाई स्टोन का नाम सुना है ना। चलो अभी देखो, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें लिक्विड ज्यादा है और सॉलिड कम है, तो इसको अपन ऑयल पेंट्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लिक्विड होता है बट उसमें सॉलिड क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, लिक्विड। इसमें मिल्क भी लिख सकते हैं, मिल्क में भी सॉलिड सब्सटेंस होता है। अगर मिल्क को हीट करोगे तो क्या आएगा, पूरा लिक्विड उड़ जाएगा, सॉलिड वाला क्या आएगा, प्रेसिपिटेट आउट जाएगा, है ना, खोया बन जाएगा, मावा बन जाएगा। लिक्विड ज्यादा होता है, सॉलिड कम। लिक्विड और लिक्विड दोनों भी लिक्विड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑयल इन वाटर बोल सकते हो, या फिर वाटर इन ऑयल भी बोल देना। अब बताओ, लिक्विड ज्यादा है और गैस कम है, लिक्विड ज्यादा है और गैस कम है, लिक्विड ज्यादा है गैस कम है। एरिएटेड ड्रिंक्स है ना, सोडा वाटर लिख देता हूं मैं, सोडा वाटर, बराबर है। गैस ज्यादा है और सॉलिड कम है, गैस ज्यादा है और सॉलिड पार्टिकल क्या है, कम है, तो उसमें क्या आएगा आपका, क्या लिखा है, स्मोक लिख दो, या फिर आप फॉग लिख दो, या फिर आप स्मोक लिख दो। अच्छा, ये दोनों के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मोक। गैस ज्यादा है, लिक्विड कम है, ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। तूने भी सही बोला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड गैस, गैस ज्यादा है और लिक्विड कम है। ठीक है, तो तुम्हारा वाला भी सही है। और क्या है, ह्यूमिडिटी इन एयर। चलो अब मैं तुमको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताने का है कि कौन सा एग्जांपल किस में फिट होएगा। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सॉलिड सोल, ये जेल बोलते हैं, इसको सॉलिड फोम बोलते हैं, इसको सिर्फ सोल बोलते हैं, इसको इमल्शन बोलते हैं, इसको फोम बोलते हैं, और लास्ट के दो को एरोसोल बोलते हैं। इमल्शन में दोनों लिक्विड होता है, इमिसिबल लिक्विड। अभी सुन, वो बाद में डिस्कस करते रहा पेपर। अभी जो मैं बोल रहा हूं, अब मेरे को ना ब्लड को बताओ किस में आएगा, ब्लड में क्या ज्यादा होता है, क्या कम होता है। ब्लड में डिस्पर्स फेस क्या और डिस्पोजन मीडियम क्या है, ब्लड कहां फिक्स होएगा। ब्लड में क्या होता है, लिक्विड ज्यादा होता है कि सॉलिड ज्यादा होता है, लिक्विड। तो यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड भी होता है, तो ये किस में फिट बैठ रहा है, डिस्पोजन मीडियम, लिक्विड और सॉलिड। तो ये जेल में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलो क्लाउड बताओ, क्लाउड किस में बैठ रहा है, क्लाउड, हाँ सोल में आएगा, किसमें आएगा, सोल में।
क्लाउड बताओ, क्लाउड किस में आएगा? क्लाउड में ज्यादा क्या होता है और कम क्या होता है? क्लाउड बादल। डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है? गैस। और कम क्या होता है? गैस। और क्या होता है? लिक्विड। एरोसोल आ जाएगा ना, समझा? अच्छा, अब मुझे एक और बात बताओ, इसके बारे में तुमने सुना रहेगा, ये किसमें क्या आएगा? क्या क्या होता है इसमें? लिक्विड ज्यादा और सॉलिड कम। हाँ, तो इसमें डीएम और डीपी क्या आएगा? डीएम एंड डीपी क्या आएगा? डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। ज्यादा क्या होता है? सॉलिड। कम क्या होता है? लिक्विड। व्हिप्ड क्रीम गैस होता है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? गैस है ना। चलो, कोई भी अमालगम रहेगा ना, अमालगम NaHG, दोनों सॉलिड है, एलॉय हो गया ना, किसमें आएगा ये? सॉलिड सोल। समझ में आ गया? चलो लिख डालो। और भी एग्जांपल में लिख रहा हूं साइड में, आपको आइडेंटिफाई करना है किसमें आएगा। और इसके बाद अपन एमसीक्यूज करने वाले हैं। एक पीडीएफ मैंने आपको लास्ट टाइम भेजा था, अगले लेक्चर से उसका प्रिंट आउट निकाल के लेके आना। तुम्हारे पास एमसीक्यूज का बुक है तो निकाल के रखो, एक बेंच पे एक बुक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट।